Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन्स द रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लेट अस बिगिन. पहला जो पॉइंट है या पहला जो रिजल्ट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था. जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा है. और जैसे कि हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे सीधे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा उतना ही हमको उसको रोकने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. क्योंकि मैकेनिज्म भी हमें पता है, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि hν एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन उस hν में से hν0 यानी फाई नॉट अपने को आप फ्री करने के लिए लगाएगा और बची हुई hν माइनस फाई नॉट लेकर वो निकलेगा और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. सो ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना. ये देखने को मिला ऑब्जर्वेशन में और यही काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है कि हमें उसको रिटार्ड करने या स्टॉप करने के लिए अपनी तरफ से कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल में EV0 में V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है. सो ये रिजल्ट यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है इक्वेशन में भी. साथ ही रिजल्ट में हमको ये भी देखने को मिलता है कि इस K मैक्सिमम का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था. तो ये भी सही है. क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या आइंस्टाइन की क्वांटम पिक्चर ये कहती है कि लाइट तो फोटॉन्स के फॉर्म में है और हर टाइम पर hν एनर्जी के फोटॉन्स इस मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होते रहते हैं और हर फोटोन अपनी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है. ऐसा नहीं कि एक फोटोन की एनर्जी कई सारे इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. साथ ही ग्रेटर इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटॉन्स की संख्या, फोटॉन्स का नंबर बढ़ जाना. और फोटोन का नंबर बढ़ जाने से इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. नहीं, फोटोन की संख्या बढ़ने से ये होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी उस फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिल पाएगी. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही फोटोन से इंटरेक्ट कर रहा है. तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहे के फ्री हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका नंबर बढ़ सकता है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल रही, क्योंकि वो तो hν के बराबर ही रहेगी. तो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ने से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई अंतर नहीं आता. और यही चीज रिजल्ट्स में भी देखने को मिली. यही चीज आइंस्टाइन का क्वांटम पिक्चर भी बोलता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ेगा. इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ता है, फोटो करंट. लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता. तो ये पहली चीज को, पहले पॉइंट को इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया. सेकेंड पॉइंट जो इक्वेशन एक्सप्लेन करती है वो है प्रेजेंस ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी µ0. एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है. चाहे आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कम की लाइट होगी तो एमिशन नहीं होगा, चाहे आप उसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो. और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है फोटॉन्स की संख्या का बढ़ना. उससे हम एमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकते हैं. लेकिन कितनी भी इंटेंसिटी हो, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इसको ये इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन करती है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिकॉज ऑब्वियसली वो एनर्जी गेन करके एमिट आउट हो रहा है, तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. इसका मतलब hν माइनस hν0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव. इसका मतलब hν शुड बी ग्रेटर देन hν0.
यानी कि जो एनर्जी फोटोन प्रोवाइड कर रहा है वो h न्यू नॉट से ज्यादा ही होनी चाहिए। इसका मतलब जो फोटोन की या लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, और यही थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम हुई तो एमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि के मैक्सिमम लेस देन 0 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल पाएगा। उसको फ्री होने के लिए, मेटल सर्फेस से बाहर आने के लिए कम से कम ये एनर्जी चाहिए, और उसके लिए इतनी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तो जरूरी है। सो ये पॉइंट भी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसका हमने एक ग्राफ बनाया था जब हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिस्कस किए थे। तो हमने देखा था कि अलग अलग मेटल्स के लिए, मैंने ये पॉइंट क्लियर भी किया था कि अलग अलग मेटल्स के लिए जो ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कर्व, जो ग्राफ आता है उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, इसलिए पैरेलल लाइंस की। तो वो रिजल्ट या वो ऑब्जर्वेशन भी ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। इस इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं यहाँ पर के मैक्सिमम को ई वी नॉट लिख सकती हूँ, यहाँ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये होगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगर मैं वी नॉट फाइंड करूं तो एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई, ये हमें मिलता है। और ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिजेंबल करती है। इसमें y एक्सिस पे v नॉट और x एक्सिस पे न्यू फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप h अपॉन ई होगा। और आपको पता ही है h भी एक कांस्टेंट है, e भी एक कांस्टेंट है, तो h अपॉन ई यानी इस ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए किसी भी मेटल के लिए ये जो वी नॉट और न्यू का ग्राफ होता है उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, इसीलिए पैरेलल लाइंस था, किसी भी मेटल के लिए वो सेम स्लोप वाली लाइन या ग्राफ बनेगा। तो ये चीज भी हमें फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो लास्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले वो ये ऑब्जर्वेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कोई टाइम लैग नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एमिशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोन हिट कर रहा है सरफेस को और इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में टाइम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंस्टेंटेनियसली ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। तो इसको भी आइंस्टाइन के क्वांटम पिक्चर, पार्टिकल पिक्चर एक्सप्लेन करती, वेव पिक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। पिछले वीडियो में हमने लिमिटेशंस वाले वीडियो में एक बार डिस्कस की थी, लेकिन पार्टिकल पिक्चर्स को एक्सप्लेन करती है। पार्टिकल पिक्चर ये कहती है कि वेव की तरह लाइट की एनर्जी, लाइट वेव थी जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, तो सारी इलेक्ट्रॉन्स या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब ये पार्टिकल है तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, यानी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी शेयर करता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी शेयर करेगा। तो अगर हम इसको पार्टिकल मानते हैं, क्वांटम मानते हैं, डिस्क्रीट यूनिट मानते हैं, तो एक फोटोन है, एक यूनिट एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ एक बार में एनर्जी शेयर करता है, वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। और जब एक ही इलेक्ट्रॉन को एक साथ इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो इमीडिएटली वो फ्री होकर और एच न्यू माइनस फाई नॉट एनर्जी के साथ बाहर निकल जाएगा, जो कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और यही तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती। तो आइंस्टाइन के पार्टिकल पिक्चर के हिसाब से अगर फोटोन पार्टिकल है तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर उसका एमिशन पॉसिबल हो सकता है, और यही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में भी देखने को मिलता है। सो इन सब तरीकों से आइंस्टाइन के पार्टिकल पिक्चर ने जो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स थे एक्सपेरिमेंट के, उनको बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर दिया, और इससे ये स्टैब्लिश हो गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में लाइट पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर शो करती है, ना कि वेव नेचर। एंड इस तरह से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी सामने आया। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.